हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न ऑफ टेक्नो। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फीटर फर्स्ट ईयर के लिए NSQF लेवल 4 से रिलेटेड CBT एग्ज़ाम में आने वाले MCQs। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइल वाली सरफेस पर क्रोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द production of scratched chips on the field surface। तो क्या पिनिंग के कारण आता है, क्या ग्लेजिंग के कारण आता है, फाइल बाइट के कारण आता है, या फिर वार्निंग के कारण आता है? A, B, C और D में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये वार्निंग नहीं, ये वार्पिंग होता है। ये जो D वाला है ये गलत है, यहाँ पे वार्निंग नहीं वार्पिंग के कारण होता है। तो A, B, C और D में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पिनिंग। ठीक है, यानी कि पिनिंग के कारण क्या होता है कि जो हम फाइल की सरफेस होती है उस पर क्या है, खरोंच उत्पन्न होती है, पिनिंग ऑफ फाइल के कारण। नेक्स्ट है 102 नंबर। इसमें दिया हुआ है निम्न छेनी का नाम क्या है। यहाँ पर क्या है, आपको चीजल दिखाई गई है, इस चीजल का नाम पूछा गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग चीजल। क्या यह फ्लैट चीजल है, क्या वेब चीजल है, क्रॉस कट चीजल है, या फिर डायमंड पॉइंट चीजल है? A, B, C और D में से क्या राइट आंसर हो जाता है? A, B, C और D में से क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? किस प्रकार की चीजल है? तो ये जो हमारी चीजल है ये होती है हमारी वेब चीजल। ठीक है, यानी कि वेब चीजल का क्या कार्य होता है कि चेन ड्रिलिंग के बाद में वेस्ट मटेरियल को हटाने के काम में आती है वेब चीजल। तो बी इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट में दिया हुआ है हथौड़े के फेस पर थोड़ी उतलता क्यों दी जाती है। हथौड़ी के फेस पर थोड़ी सी उतलता यानी कि कन्वेक्सिटी क्यों दी जाती है? वाई इज ए स्लिट कन्वेक्सिटी गिवन ऑन द फेस ऑफ द हैमर। क्या प्रभावी चोट करने के लिए, टू केज इफेक्टिव इंजरी, किनारे की खुदाई से बचने के लिए, टू अवॉइड एक्सकेंटेड ऑफ बैंक, या फिर चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, टू अलाउ यूनिफॉर्म लोड व्हील हिटिंग, या फिर कार्यखंड की सतह को नुकसान पहुंचाने के लिए, टू डैमेज द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। तो A, B, C और D में से क्या इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है वो हो जाता है कि किनारे की खुदाई से बचने के लिए। ठीक है, तो B इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 104 नंबर। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि चित्र में दर्शाए गए हथौड़े का नाम क्या है। ये आपको चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर शोन इन द पिक्चर। क्या मेलेट हैमर है, क्या बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है, या फिर स्ट्रेट पिन हैमर है? तो इसका अगर हम पिन को देखेंगे तो इसकी पिन हम देख सकते हैं कि हैमर का जो हैंडल है इसकी सीध में बनी हुई है। हैमर के हैंडल के सीध में बनी हुई है, तो इस कारण से ये क्या है, हमारा स्ट्रेट पिन हैमर होगा। ठीक है, कौन सा हैमर होगा? स्ट्रेट पिन हैमर होगा। लेकिन निमी ने इसके आंसर को स्ट्रेट पिन हैमर ना मानकर क्या है, क्रॉस पिन हैमर माना है। तो आपको भी आंसर में क्रॉस पिन हैमर करके आना है। ठीक है, ये है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के मेन एग्जाम जो होंगे CBT के, उनके लिए है। कंपटीशन लेवल में अगर ये आता है तो ये स्ट्रेट पिन हैमर यानी कि D राइट आंसर होता है इसका। लेकिन अभी आपको C इसका राइट आंसर मानना है। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें कि चिपिंग करते समय छेनी के अक्षर और जॉब की सतह के बीच का कोण का नाम क्या है। यानी कि छेनी का जो छोर होता है, अगला सिरा होता है, उसकी बात की गई है। और जो की सतह के बीच का कोण होता है उसको क्या कहते हैं?
व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द चिजल एंड द सरफेस ऑफ द जॉब व्हेन चिपिंग? क्या रेक एंगल होता है, पॉइंट एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल होता है, या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें क्या पूछा गया है, द एंगल बिटवीन द फेस और चीजल का जो फेस है उसका और जॉब की सरफेस का बीच का एंगल पूछा गया है, तो वो होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इसका क्या है, डी इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। नेक्स्ट है 106 नंबर, और इसमें दिया हुआ है धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल विच डज नॉट अलाउ एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन बिफोर ब्रेकिंग? यानी कि टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति उसमें आएगी, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? क्या टेनासिटी है, हार्डनेस है, ब्रिटलनेस है, या फिर टफनेस है? टेनासिटी, हार्डनेस, भंगुरता या फिर टफनेस, ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जिस मेटल में भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस का गुण होता है वो क्या है, बिना कोई विकृति के एकदम से टूट जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस का गुण होता है। नेक्स्ट है 107 नंबर, और इसमें दिया हुआ है निम्न गहराई माइक्रोमीटर में एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो एक्स रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्स, इसके चिन्हित भाग का नाम पूछा गया है। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फॉलोइंग डेप्थ माइक्रोमीटर। क्या केप है, लॉकरिंग है, स्टोक है, या फिर थिम्बल है? ए बी सी और डी में से क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो यहाँ पर आपको एक्स रूप से चिन्हित भाग आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, हमारा लॉक रिंग है। तो बी इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। नेक्स्ट है 108 नंबर, इसमें दिया हुआ है हैंड टेप लीड पर चैम्फर क्यों किए जाते हैं? हैंड टेप है वो लीड पर चैम्फर क्यों किया जाता है? वाई आर चैम्फर्स डन ऑन हैंड टेप लीड? तो हैंड टेप आपने देखा होगा कि आगे से चैम्फर किया होता है, वो चैम्फर क्यों किया होता है? क्या अलाइनिंग के लिए, फॉर अलाइनिंग, फिनिशिंग यानी कि फॉर फिनिशिंग के लिए, फॉर स्ट्रेंथनिंग, या फिर फॉर ब्रीचिंग? तो किसके लिए किया जाता है हैंड टेप को आगे से चैम्फर किया जाता है? तो वो इसके लिए किया जाता है ताकि वो होल में सही से अलाइन हो सके। तो ए इसका राइट आंसर वो हो जाता है, अलाइनिंग के लिए हैंड टेप को आगे से चैम्फर किया जाता है। नेक्स्ट है 109 नंबर, और इसमें दिया हुआ है निम्न ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? यहाँ पर आपको क्या एक ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है, इसका नाम पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग ड्रिलिंग मशीन? क्या पिलर ड्रिलिंग मशीन है, गैंग ड्रिलिंग मशीन है, बेंच ड्रिलिंग मशीन है, या फिर रेडियल ड्रिलिंग मशीन है? तो आपको इसको फिगर को देखकर बताना है कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन है। तो नॉर्मली आपको देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, पिलर ड्रिलिंग मशीन है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। 110 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? ठीक है, बाहरी माइक्रोमीटर यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर, और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिटिश माइक्रोमीटर है। ठीक है, एक मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है, एक ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल माइक्रोमीटर? ब्रिटिश वाला। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर की एक्सटर्नल की रीडिंग देखें तो 3 पॉइंट तक यहाँ पर खुला हुआ है। ठीक है, 3 पॉइंट के बाद में जो खुला हुआ है वो कौन सा खुला हुआ है इसमें? तो 3 पॉइंट के बाद में ये आधा खुला हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में आगे कौन सा खुला हुआ है? इसका 9 नंबर लाइन आगे इसमें मैच हो रही है। ठीक है, तो 0.3 हो जाएगा पहले, उसके बाद 0.05 खुला हुआ है, और उसके बाद में 0.009 खुला हुआ है। तो 0.359 इज द राइट आंसर। तो इसमें कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है, वो हमारा हो जाता है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे दिया हुआ है 111 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या दिया हुआ है?
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी क्या होती है? व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की यहाँ पर बात की गई है। क्या 1 डिग्री होता है, क्या 5 डिग्री, 5 मिनट या फिर 5 सेकंड? किसकी बात की जा रही है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बात की जा रही है यहाँ पर। पहले हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन सेट में जो हमारा प्रोटेक्टर हेड होता है उसकी एक्यूरेसी पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी पूछी गई है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो होती है 5 मिनट। तो सी इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। नेक्स्ट है 112 नंबर। इसमें दिया हुआ है निम्न वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? यहाँ पर आपको क्या वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, इसकी रीडिंग पूछी गई है। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द लोअर वर्नियर कैलिपर? तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये 4 के लगभग पास में आकर रुका है। तो इसकी रीडिंग है वो क्या हो सकती है? तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि इसमें ये यहाँ पर क्या है, 4 के थोड़ा सा पास में ही है। तो 40 तो ये सीधा खुला हुआ है, लेकिन इसमें 40 दिया हुआ नहीं है। तो इसको हम 35 भी नहीं मान सकते, 35 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन के आंसर है वो सही नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। 113 नंबर में क्या दिया हुआ है? सतह प्लेटें तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से क्यों बनी होती है? वाई आर सरफेस प्लेट मेड ऑफ स्ट्रेस फ्री गुड कास्ट आयरन, यानी कि उसमें कोई भी तनाव वगैरह नहीं होता, स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन से बनाई जाती है। क्या क्षरण को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट एरोजन, टूटने से रोकने के लिए, टू प्रिवेंट ब्रेकेज, विकृति को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट डिफॉर्मेशन, थर्मल विस्तार को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन? तो ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाता है? तो इसमें क्या है कि टेंशन फ्री क्यों बनाई जाती है? क्योंकि विकृति को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट डिफॉर्मेशन उसमें ना हो, किसी प्रकार का उसमें बदलाव ना आए, इसलिए क्या है कि स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन से बनाई जाती है। नेक्स्ट है 114 नंबर, और इसमें दिया हुआ है समायोज्य समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक? एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक के बारे में पूछा गया है। तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का क्या कार्य होता है? विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, टू डिटरमाइन डिफरेंट एंगल, विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, टू डिटरमाइन डिफरेंट डेप्थ, विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, टू डिटरमाइन डिफरेंट लेंथ, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए, टू डिटरमाइन डिफरेंट हाइट। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें क्या है, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक के बारे में पूछा गया है कि उसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा लाभ हमें क्या मिलता है। तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक होता है उसको क्या हम अलग अलग हाइट पर सेट कर सकते हैं। टू डिटरमाइन डिफरेंट हाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू सेट द स्क्राइबर एट द करेक्ट पोजीशन? सही पोजीशन में स्क्राइबर को सेट करने के लिए किस भाग का यूज करते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज में? क्या सनक का यूज करते हैं, गाइड पिन का यूज करते हैं, रोकर आर्म, या फिर फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का यूज करते हैं? ए बी सी और डी में से क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो इसके लिए स्क्राइबर को सही पोजीशन पर सेट करने के लिए हम फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का यूज करते हैं, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट है 116 नंबर, और इसमें दिया हुआ है 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें, कन्वर्ट ए मीटर इन मीटर टू मिलीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मिलीमीटर कितने होंगे? तो 1000 मिलीमीटर होंगे। तो इसमें क्या है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 117 नंबर, इसमें दिया हुआ है निम्न वी ब्लॉक का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉलोइंग वी ब्लॉक? तो वी ब्लॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं,
ठीक है। तो ये क्या है, वी ग्रूव वी ब्लॉक, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, डबल लेवल सिंगल ग्रूव, सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। तो ये क्या है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक है। तो इसमें क्या है, बी इज द राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। 118 नंबर में दिया हुआ है कि निम्न संयोजन सेट में अक्ष रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है। What is the name of the part marked as X in the following combination set? कॉम्बिनेशन सेट में अक्ष रूप से चिन्हित भाग ये है। तो ये कौन सा हेड है, क्या रूल है, स्क्राइबर है, क्लैंप है या फिर स्प्रिट लेवल है। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अक्ष रूप से चिन्हित भाग का नाम इसमें पूछा गया है। तो जो हमारा स्क्वायर हेड होता है, ये कौन सा हेड है, ये स्क्वायर हेड है और इसके अंदर एक स्क्राइबर लगा होता है। इसके अंदर क्या लगा होता है, एक स्क्राइबर लगा होता है जिसे हम नोब स्क्राइबर बोलते हैं। और ये एक्स रूप से चिन्हित भाग किसको दर्शा रहा है, स्क्राइबर को। कौन सा स्क्राइबर होता है इसमें, नोब स्क्राइबर होता है। तो बी इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। नेक्स्ट है 119 नंबर, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। विच कैलिपर इज यूज्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार। इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, वर्नियर कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर। तो कौन सा कैलिपर हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो नॉर्मली हम जेनी कैलिपर का यूज करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाता है। जेनी कैलिपर को ओडले कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, विषम पेयर कैलिपर आदि नामों से भी जाना जाता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में से चिन्हित कोण का नाम क्या है। चिन्हित कोण का नाम यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह तो दिया हुआ नहीं है, कौन से कोण के बारे में इसने पूछा है। तो यहाँ पर ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो ये ऊपर वाले, अगर इसको सही मान के चले तो ये जो ऊपर वाला है, तो ये जो हमारा होता है, ये होता है कटिंग एंगल नहीं है, ये रेक एंगल होगा। ठीक है, और ये सबसे नीचे वाला अगर इसको हम राइट माने तो ये जो दिया हुआ है ये होगा हमारा क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ त्रुटि रह गई है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम रेक एंगल की बात करें, रेक एंगल की अगर बात करें तो ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस एंगल की पूछे तो ये हो जाएगा हमारा क्लियरेंस एंगल। ठीक है, कटिंग एंगल की अगर बात करें तो ये हमारा कटिंग एंगल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक्स रूप से चिन्हित भाग तो कोई दिया हुआ नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई कंपटीशन लेवल की अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपको कुछ बेहतरीन सीखने के लिए हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। हर शाम 8 बजे हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट।